नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज मैं आपके सामने लाइव हूं रविवार वार्ता के लिए। क्या मैं आप सभी को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? अगर ऐसा है तो प्लीज एक बार के लिए बताएं। एम आई ऑडिबल, विजिबल? हाँ, दिखने लगा हूं। अब वो क्या है कि मैं अपने आप को मोबाइल से ही लाइव कर लिया हूं। मेरी टीम ने जो सेशन लगा के दिया है, मैं उस पर नहीं हूं और मैं सीधा चल गया हूं। अब सीधे चला गया हूं तो भाई जो सीधे मेरे सामने प्रेजेंट हैं वो मेरे साथी मुझे हाजिरी दे दें अपनी। हाँ जी, औदित्य, उदित, अंगद, रौनक, बिल्कुल इंस्टाग्राम स्टाइल में लाइव आ गया हूँ मैं। हाँ, 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 हाँ। आ गया हूँ, आ गया हूँ, आ गया हूँ। यस, तो कमेंट मैं आपका दूसरे मोबाइल से देखता जा रहा हूँ और आपसे बातचीत होती जा रही है। चलिए सर, तो शुरू करते हैं साहब। आदर्श जी हैं और विजय, उमेश, आर के, प्रिंसी, कुंदन, सभी साथी जो मेरे साथ में हैं। सभी को वेरी गुड इवनिंग। और आज के सेशन की शुरुआत, सेशन की मतलब बातचीत की शुरुआत करते हैं। और बातचीत में चर्चा होंगी आपसे कि कैसे हैं आप। सबसे पहले रविवार वार्ता, जिसका असल उद्देश्य केवल आपसे ज़्यादा जानना ये है कि आप कैसे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। हाँ जी, तो अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है जिससे जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम और आप बैठ के बात करें, बिल्कुल। काफ़ी सारे मेरे प्यारे साथियों की गुड इवनिंग विशेज़ आ रही हैं। हेलो, हेलो, हाय। हाँ जी, कुछ तो बिहार इलेक्शन को लेकर के पूछा जा रहा है। मैं कमेंट्स यहाँ भी देख पा रहा हूँ। पर क्या है ना कि बहुत तेज़ी से कमेंट्स निकल रहे हैं। हाँ, एक मित्र लिख रहे हैं, सर डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिख रहे हैं। ये मेहनत है भाई, इसको इज़्ज़त दो यार। हुँ? डार्क सर्कल्स जो हैं वो आपकी मेहनत का। आजकल तो मैंने एक और तरीका अपना लिया है। जब मुझे कुछ कुछ लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा हेल्दी दिख रहे हैं, मोटे दिख रहे हैं, मैं कहा भाई सुनो, बहुत मेहनत लगी है यार इसमें। बहुत सारा खाया पिया गया तब जाके ऐसा हुआ है। झुंझुनू से प्रणाम। हाँ जी। सर हम आपकी न्यूज़ पर ही ज़्यादातर भरोसा करते हैं, अन्य सभी की अपेक्षा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कश्मीर पुलिस स्टेशन की होलो, यार वो कश्मीर वाली बात तो हमने कवर की थी आप लोगों के सामने कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। होपफुली आप सबने वो जान भी लिया होगा कि वो मामला कुछ समझ से परे था। अ, आनंद समर्टा लिख रहे हैं, सर आई एम फ्रॉम मिर्जापुर, आपके वीडियोस बहुत देखता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे भाई। पाकिस्तान पर एक्शन कब होगा? टेक्निकली पाकिस्तान पे एक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन एक बहुत ही समझदारी वाली बात है। मतलब अब अपन लोगों के बीच में कुछ-कुछ बातें ऐसी करते हैं, जिनके लिए आपका आना थोड़ा यथार्थ रहे, तो चर्चा करते हैं। चर्चा में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान पर एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ? और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी से आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। एक मेरे प्यारे मित्र ने याद दिलाया कि सर आपकी आँखों के डार्क सर्कल दिख रहे हैं, और मुझे भी याद आया कि हाँ यार, डार्क सर्कल तो दिख रहे हैं, इसका इलाज क्या है? चश्मा लगा लो। तो किसी ने याद दिलाया, तो चश्मा नहीं लगाए हो। अब चश्मा नहीं लगाए हैं तो इसका देसी जुगाड़ निकाला गया है, ये लीजिए लगा लिया गया है। ठीक है? वैसे मेरी आईसाइट जो है वो नज़दीक की सही है, मुझे दूर की देखने में दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी आप लोगों को आदत है, डार्क सर्कल्स देख के आपको बुरा लगा, इसलिए मैंने अब चश्मा लगा लिया है। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से शुरू करते हैं कि क्यों नहीं भारत सरकार ने अभी तक कोई एक्शन लिया? पाकिस्तान पर एक्शन ले लेना चाहिए था, हमें ऐसा लगता है। इसके 2 बड़े रीज़न हैं, जो मैंने पहले भी काफ़ी बार चर्चा में लिए हैं। और सबसे पहला रीज़न जो मुझे समझ में आता है कि कहीं न कहीं भारत सरकार इस बार बहुत संवेदनशील तरीके से अमेरिका को मैनेज करते हुए चल रही है। अमेरिका को मैनेज करते हुए चल रही है, इस शब्द का क्या मीनिंग है? मेरी नज़र में अमेरिका को हैंडल करना इंडिया के लिए इस तरह से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय वर्ल्ड का रिएक्शन देखा
कि जैसे ना अमीर के सब दोस्त होते हैं, तो अमेरिका के साथ सब हो लिए। कोई भी अमेरिका के खिलाफ बोलने वाला नहीं था। अमेरिका के झूठ को भी सच माना गया। और जब अमेरिका का झूठ भी सच लगने लगा, तो ट्रंप के लिए वो जो जबरदस्ती कि इनको नोबेल पुरस्कार दो, इनको नोबेल शांति पुरस्कार दो, ये जो डिमांड होने लगी ना, तो ये नोबेल शांति पुरस्कार ने भारत को ये समझने का मौका दे दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर ये झूठा नैरेटिव भी चला रहा है, तो हमको इसके झूठे नैरेटिव को भी काउंटर करने के लिए पूरी समझदारी से बरतना होगा। और हम लोगों ने इस बार बहुत अच्छे से किया। हमेशा आप लोगों ने जब भी कोई भी हमारे देश में आतंकी हमला हुआ हो, तो हमारी पुलिस, हमारे राजनेता, हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, वो तुरंत बोलती हैं, हाँ, ये आतंकी हमला था। जबकि आतंकी हमला प्रूव होने में, क्योंकि उसके पीछे की पूरी पटकथा निकाल के लाते हो आप, आपको बताना पड़ता है कि यहाँ से ये लोग आए थे, इन्हें यहाँ तैयारी की थी, यहाँ पर इनका मटेरियल तैयार हुआ था, ये सब बताना पड़ता है। आप लोग देखते ही बता दिए कि ये आतंकी हमला है, तो ये अपने आप में ना एक बड़ा चिंता का कारण बना था। हम लोगों ने इस बार समझदारी ये रखी कि हमने पहले उसे ब्लास्ट नाम दिया कि ये ब्लास्ट है। ब्लास्ट के बाद थोड़ा समय लिया और फिर हमने पूरी जांच के बाद बताया कि देखो, फरीदाबाद के अंदर ये व्हाइट कॉलर गैंग चल रही थी। फरीदाबाद में कहां से इन्हें आदेश मिल रहा था, तो हमने बताया कि इन्हें पाकिस्तान से आदेश मिल रहा था। हमने जब एक एक नेक्सस को पकड़ना शुरू किया, फिर हम कश्मीर पहुंचे। कश्मीर में हम वहां पहुंचे जहां से इनको एक मौलवी द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही थी। हम मौलवी को पकड़े। मौलवी ने बताया कि नूह के अंदर से इनके पास में माल पकड़ाया जा रहा था, मतलब नूह से इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया था। तो फिर हम वहां पहुंचे। फिर फिरोजपुर का नाम आया कि बोले यहां से झिरका फिरोजपुर से इन्होंने कहीं से अमोनियम नाइट्रेट लिया। तो जब तार जुड़ते चले गए ना, तो अब हमारे पास में एकदम बात को कहने का तरीका है कि हम ऐसे नहीं कह रहे कि साहब यहां पर आतंकी हमला हुआ है। बकायदा अमोनियम नाइट्रेट से एक विस्फोटक पदार्थ बनाया गया है। तो हम लोगों ने एक समझदारी करी। पहले अमेरिका के सामने हमने तथ्य रख दिया। ये अमेरिका के सामने भी तथ्य था। यही कारण था कि मार्को रूबियो जब जयशंकर साहब से मिले, तब उन्होंने एक लाइन बोली कि हमें भारत की जांच पर भरोसा है। और भरोसे के पीछे तर्क क्या दिया कि ये सक्षम लोग हैं, ये जांच कर लेंगे, क्योंकि हमने बचकानी हरकत नहीं करी। पाकिस्तानियों ने क्या किया था, जैसे ही उनके इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, उन्हें कुछ नहीं पता, तुरंत उनके प्रधानमंत्री निकल के आते हैं और बयान दे देते हैं ये तो भारत ने कराया है। तो वो जो बयान था ना उनका, बहुत ज्यादा बचकाना कि ये भारत ने कराया है, वहीं से पता चल गया था कि हम कितने आगे हैं। आगे किस मामले में? हम कोई भी बयान देने से पहले जिम्मेदारी को मानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बात आती है कि क्या भारत इस बात में ब्लेम करने की स्थिति में है कि ये पाकिस्तान ने कराया है? तो देखो, जैसे ही हम कश्मीर में, ये बहुत ही अल्टीमेट काम क्या हुआ इस बार सुरक्षा एजेंसियों का, कि उन्हें आतंकी जिंदा मिल गए। जनरली उन्हें मारना पड़ता है। जब हमको ये जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स मिले, मतलब व्हाइट कॉलर आतंकी मिले, अब ये जिंदा मिल गए हैं और ये डर, मतलब इनको सुरक्षा एजेंसीज बढ़िया से इनके मुंह से निकाल ले रही हैं, मतलब इनको बढ़िया कूट पीट के इनकी जानकारी बाहर निकाल ले रही हैं। तो जब जानकारी बाहर निकाल ले रही हैं, तो ये अपने सारे आकाओं के नाम ऑन रिकॉर्ड दे देंगे। जैसे उन्होंने बताया ना कि हमारा माल यहाँ रखा है, हमारा फरीदाबाद के अंदर हमारा इतना अमोनियम नाइट्रेट रखा है, हमने अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से लिया, ये सारी जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो सारी जानकारियां हैं, ये अब पाकिस्तान के भी सूत्रों को बता देंगे कि सर ये यहां से हुआ है। तो जब ये यहां से हुआ है ना, तो ये ऑन पेपर आ जाएगा। और जैसे ही वो ऑन पेपर आएगा ना, हमारे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मतलब ये हमारे लिए एक बहुत विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि यार अपने पास ना इन लोगों का, जिनकी निशानदेही पर अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक पदार्थ बना, उनके आकाओं के ठिकाने हमें पता चल गए। और उनके आकाओं के ठिकाने पता चलना भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत रीच देगा। तो इसको आप पॉजिटिव रूप में लेकर के देखें, है ना? तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ जाए। तो क्या एक बार के लिए ये कंफर्म हो गया कि ये पाकिस्तान से ही हुआ है? तो क्या हम एक्शन लेंगे? 100% एक्शन लेंगे। भारत इस बार बहुत समझदारी से जा रहा है, और समझदारी से जाने का तरीका इन्होंने अपना लिया है कि हम एक एक चीज को इतना कोड के साथ लेके चल रहे हैं कि बताएंगे देखो यहां से हुआ है, और जाकर फिर दम से बम फोड़ दिया। चलिए, पंकज जी 100 रुपए भेज के सवाल पूछ रहे हैं। सर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, यूएई, कतर, इनमें सभी में नाम दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में आए हैं। भारत किस किस को सबक सिखाएगा? क्या हमें चुप रहना होगा? देखिए पंकज जी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, यूएई, सबके आपको ना असली मर्ज को मारना पड़ेगा। बीमारी जो है ना, वो क्या है? बीमारी पाकिस्तान है। यूएई, तुर्की, इनका इस्तेमाल होता है।
बांग्लादेश जिसको होश ही नहीं है, वो बहकावे में चल रहा है। असली जो रार है ना वो हमारी और पाकिस्तान की है। हम अगर पाकिस्तान को कूटेंगे तो बाकी लोग सब शांत हो जाएँगे। पाकिस्तान को अगर सही से सबक नहीं सिखाया गया तो दिक्कतें खड़ी होती हैं। हमको सबसे नहीं लड़ने की ज़रूरत है, हमको हमारा दुश्मन पता है कि हमें किससे निपटना है। ठीक है? एक और ट्वीट हमें दिखाई दे रहा एक और कमेंट हमें दिखाई दे रहा है। अ, आप खुद वीडियो कैसे बनाएँ, रिसर्च कैसे करें? अच्छा, जीके टैग लिख रहे हैं सर आपकी तरह वीडियो कैसे बनाएँ और रिसर्च कैसे करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं मेरे छोटे भाई-बहनों को ये सिखाना चाहूँगा। अरे यार मुझे एक बात और कहनी है ना? मुझे आप लोगों से एक बात और कहनी है, मुझे इन दिनों और ये सभी लोग इस बात को काट-पीट के रख लें जिसको भी चाहिए। मुझे आजकल ना एक कमेंट बहुत सुनने को मिल रहा है और वो ये है कि सर आजकल आपके वीडियोज़ बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं मतलब मेरा वीडियो आता है उसके बाद में 4-5 चैनलों पे और ज़्यादा वीडियो दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है? 4-5 चैनलों पे वीडियो दिखने लग जाता है कि वही सेम कंटेंट और फिर मुझे कमेंट में आने लगता है कि सर अलग-अलग चैनल पे आप ही का कंटेंट बार-बार आ रहा है। हाँ जी, ये कौन है भाई साहब ₹200 भेज दिए हैं जेम्स जॉर्ज, क्या बात है। हाँ जी, सवाल भी पूछ लेते यार तो मज़ा ही आ जाता। तो मेरे कुछ मित्रों ने ये सवाल रखा और हमारे कई वीडियोज़ के नीचे कमेंट आता है सर एक ही वीडियो हमको कई जगह से देखने को मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताता हूँ। आप ना गूगल पर केवल अंकित अवस्थी सर्च करिएगा यूट्यूब पे। आपको मेरे नाम से कम मतलब ज़्यादा नहीं तो पचासों चैनल ऐसे दिख जाएँगे, जिन पर अंकित अवस्थी टाइटल डला हुआ है या अंकित अवस्थी का वीडियो डला हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आप ही लोगों का प्यार है जिसकी वजह से आपको लगता है कि सर के इस वीडियो को हम और जगह भी पहुँचा सकते हैं। अब आप में से किसी को ये लग सकता है, सर वो लोग जो चलाते हैं इस तरह से, उनमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने सर से परमिशन ली हुई है और सर से परमिशन लेकर के हम ये वीडियो प्ले कर रहे हैं। ये परमिशन मैं सबको दे रहा हूँ। आपको जिसको चलाना है मेरे वीडियोस चलाइए। लेकिन ध्यान रखिए कि कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे हमारी ना इमेज को नुकसान पहुंचे। इमेज को नुकसान मतलब देश विरोधी ताकतों को लगे कि ये देश तोड़ने की कोशिशें कर रहा है। मेरा आप सबसे गुजारिश है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। आपको चलाने हैं मेरे वीडियोस आप चलाइए। जिसको चलाना है खूब वीडियो चलाइए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। हम कई बार कुछ ऐसे लोगों को अपनी तरफ से स्ट्राइक भेजते हैं जो नाम हमारा यूज करते हैं और एआई से वीडियो बना करके हम ही को बदनाम कर रहे होते हैं कि देखो अंकित सर ने ये क्या कह दिया, है ना? तो मेरा आपसे गुजारिश है कि जिनको भी जैसे बहुत से बच्चों के आए दिन मेरे पास में बहुत से मेल आ रखे होते हैं कि सर हमें चैनल चलाने की परमिशन दे दीजिए। मुझे क्या दिक्कत है जब आप चैनल चला करके मेरा यूट्यूब चल रहा है, 2 पैसे आपके भी बन जाते हैं, उसमें हमें दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत केवल तब होती है, जब आप उन वीडियोज़ के माध्यम से कोई फ़ॉल्स नैरेटिव चलाने लगते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मेरा नाम यूज़ करके चैनल बिल्ड कर लिया और उस पर फिर कुछ भी चलाने लगते हैं। कुछ भी मतलब अंट-शंट चीज़ें भी चलाने लगते हैं, उनके एजेंडा चलाने लगते हैं, उनको कुछ खराब न्यूज़ चलानी होती है, वो चलाने लगते हैं। मेरी आपसे गुज़ारिश है, कृपया करके जो भी वीडियोज़ आप इधर-उधर देख रहे हैं, उसपे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। वो सब लोग आप ही की तरह छोटे भाई-बहन हैं, जिन्होंने कभी ना कभी कोई परमिशन ली और उन्होंने चैनल्स चला लिए। कई कई मिल कर के हमारी टीम के साथ जुड़ गए। सर हम इस काम को करना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है कि ये केवल इतना सा हिस्सा आपका अगर किसी को पता चलता तो अच्छा लगता। हमने कहा ठीक है, ये आप प्रमोट कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? खबर सही से सब तक पहुँचे। आपको भी अगर लगता है तो आप भी इसे कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कुछ भी ऐसा ना हो जो अंकित परिवार की छवि को खराब करे, है ना? मतलब हमको ऐसा लगे कि यार ये क्या ही मतलब देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आप मत करिएगा, है ना? तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी। हाँ जी। टीवी पे पापा के साथ देखता हूँ। सुमन जी, थैंक यू सो मच। अश्विनी जी, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? आंसर है नहीं। सर प्रणाम, अपनी बेटी को शेयर मार्केट का कोर्स करवाऊँ तो क्या आपके यहाँ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा रविंद्र प्रतापति जी, आप करा सकते हैं। हमारे यहाँ पे बातें बाजार की एप्लीकेशन से करा सकते हैं। जागेश्वर जी लिख रहे हैं, सर क्या प्रशांत किशोर को जीतना चाहिए था या नहीं? हाँ, जागेश्वर जी आपने अच्छा प्रश्न किया क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जिन पर मुझे डिटेल आंसर करना है, बाकी तो ठीक है मतलब बीच-बीच में येस और नो के आंसर वाले होते हैं। एक बालक पूछ रहे हैं, सर जी डाइट कर रहे हो क्या? डाइट इन कर रहा हूँ, डाइटिंग नहीं कर रहा हूँ।
यार हो नहीं पाता है भाई, मतलब बड़ा ही बेशर्मी से कहना पड़ रहा है, सॉरी। हाँ, अ, प्रशांत किशोर जी वाला प्रश्न हम थोड़ा-सा बड़ा करके ले रहे हैं। हाँ, भाई ये कुछ लोग जो पैसे भेज रहे हैं, इन सबको भी सनी जी लिख रहे हैं, क्या इस बार पाकिस्तान को फुल एंड फाइनल होना चाहिए? अ, अगर गवर्नमेंट रिटेलिएशन नहीं करती है तो क्या ये एजेंसी का फेलियर होगा? नहीं, नहीं, नहीं। इसका जवाब मैं डिटेल में दे चुका हूँ और एक ₹200 भेज के भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं क्या? नहीं, ये तो बस प्यार भेज दिया अपना, ठीक है। हाँ जी। अरे भाई साहब! मिडल क्लास ग्रुप क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ तो चाइना या अमेरिका भी एक्ट करेगा इंडिया पर अगर ऐसा है तो? नहीं, चाइना और अमेरिका भारत पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। आप युद्ध की चिंता मत करिए, युद्ध कभी नहीं होते हैं देखो। जिनके पास न्यूक्लियर बम है उनके युद्ध कभी नहीं होते हैं, ये फैक्चुअली बात है, ये पहले जान लीजिए। आइए, तो प्रशांत किशोर जी पर आते हैं क्योंकि ये इस समय का बहुत ही ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है जानना कि भाई क्या चल रहा है? मतलब प्रशांत किशोर जी के बारे में आपकी क्या राय है? जैसे मैं भी आप ही लोगों की तरह चुनावों को देखता रहा कि भाई चुनाव में किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो यार ना मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में एक बात जो अच्छी कहना चाहता हूँ वो ये है, मैं उस दिन भी बोला था चुनाव के विश्लेषण में, आज फिर से बोल रहा हूँ। उन्होंने लोगों को अवेयर बहुत अच्छा किया कि उन्हें वोट देना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे यूपीएससी के लिए बहुत सारे रीलबाज मास्टर रील बनाते हैं कि देखो यूपीएससी में ऐसा होता है, 2 आईएएस को बुला लिए अपने साथ में, उनसे वीडियो डलवा दिए, है ना? बच्चे से आकर के 4 बातें बुलवा दिए। लेकिन बच्चा मोटिवेट होकर के, जैसे होता है ना कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, बैंकिंग की, एसएससी की, लेकिन वो इतना मोटिवेट होगा कि चलो यार हम भी यूपीएससी देंगे। तो कुछ ऐसा होता है कि उन रील का प्रभाव ये पड़ता है कि लोग मोटिवेट होकर के तैयारी करने आते हैं, लेकिन उन मास्टर जी के पास नहीं आते जो यूपीएससी पर रील बना के मोटिवेशन दे रहे थे। वो जब बाजार पहुंचते हैं तो वहां जाकर पूछते हैं कि यार यहाँ पर बढ़िया कोचिंग कौन सी है। अब बढ़िया का फैसला कैसे होता है? जिसने समय पर कोर्स पूरे कराए हों, जिसने समय से पूरा पूरा काम किया हो, जिनके साथ में लोग जुड़ करके अच्छे से अपने रिजल्ट तक पहुंचे हों। तो जब कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं तो फिर लोग इस डिसीजन तक पहुंचते हैं कि अच्छा, अगर यहां पर रिजल्ट इस संस्थान से अच्छे आए हैं तो चूंकि मेरे ये लाइफ का फैसला है, तो ये जो रील बनाकर गुरुजी माहौल बनाए थे कि साहब हम बढ़िया डायलेक्ट में बोल दिए उत्तर प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, कि साहब देखिए बबुआ ऐसा होता है कि ललुआ ऐसा होता है, बोले ये तो सब मास्टर जी मोटिवेट बढ़िया कर दिए, पढ़ने के लिए हमें किसी संस्थान जाना होगा। तो मैं इस बार के लिए प्रशांत किशोर जी को उस कैटेगरी में रख रहा हूं कि उन्होंने लोगों को वोट देने के लिए बहुत मोटिवेट किया, मतलब इतना मोटिवेट कर दिया कि लोग ना वोट को अपना राइट समझने लगे। और जब वो ग्राउंड में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हमारे सामने ऑलरेडी 2 पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में, एक तरफ महागठबंधन खड़ा है और एक तरफ एनडीए खड़ा है, तो उन्होंने उनमें से किसी बेहतर को विकल्प के रूप में चुन लिया। लेकिन हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशांत किशोर जी के लिए भविष्य की संभावनाएं खत्म हो गई हैं, नहीं। अब यहां से आगे प्रशांत किशोर जी इसी तरह से अब अगर मोर्चे को दबाकर अगले 5 साल के लिए रह जाते हैं, ये वही वाली बात है कि एक बार मास्टर जी ने कोचिंग में बढ़िया पैसे लगाए, छात्र नहीं आए, उनने अपनी दुकान बंद कर दी, तब तो साहब वो पैसा वेस्ट हो गया। लेकिन अब यहां से आगे वो अगली बार के लिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ग्राउंड रूट पर जुड़ करके, क्योंकि नेता होने के लिए विधानसभा में बैठना ही मैंडेटरी नहीं है। आप जब विपक्ष के नेता होते हैं और आप एक जन नेता होते हैं तो फर्क अंतर इतना होता है, विपक्ष के नेता को विधानसभा में फंड मिलता है और जन नेता को फंड नहीं मिलता है, लेकिन मौका पूरा मिलता है अपनी बात रखने का। ये लोकतंत्र है। तो प्रशांत किशोर जी को चाहिए कि जनता के मुद्दों को वो अभी भी उठाते रहें। उन्हें जनता का खूब प्यार मिला है, खूब सारा पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है। प्यार से मतलब ये है कि जनता उनके साथ खूब खड़ी रही है। ऐसा नहीं है कि वो जंगल में मोर की तरह नाचते रहे हों। वो जनता की बातों को उठाते रहें, उन्हें लगे कि ये हमारे बीच का आदमी है। और अगर ऐसा रहा तो पॉलिटिक्स एक लंबा प्रयास है। अगर हम पुराने इतिहास उठाकर देखें तो कांग्रेस या हो या बीजेपी हो, ये लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। 2-3-5 दिन में बनी हुई पार्टियां नहीं हैं। लंबे प्रयास का असर है। तो जन स्वराज को भी चाहिए कि उसे टिकना होगा, अगर वाकई में वो पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। प्रशांत जी पूछ रहे हैं, सर राहुल गांधी जो सेना पर बोलते हैं वो सेना को तोड़ने का कारण हो सकती है, जो देश के विरोधी ताकतों को मजबूत करना हो सकता है, इसलिए सेना पर बयान से बचना चाहिए। यार देखिए, आपने जो बात लिखी कि सेना पर बयान से बचना चाहिए, इसके 2 मायने हैं। पहला, अगर हम बचते रहेंगे, देखिए ये एक, मैं इस तरह से इस बात को रखूंगा कि आप और हम एक उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जहां पर कुछ बुद्धिजीवी
बातें की जा सकती हैं, बिना किसी बायस के, बिना ये समझे कि राहुल गांधी जी के पक्ष में बोलना है या विपक्ष में, हम केवल इस बात को समझते हैं। क्या सेना पर बोलना अपराध की श्रेणी में आता है? ये बड़ा सवाल है। तो हम अपना संविधान उठाकर देखते हैं और संविधान उठाकर जब देखते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 में दी गई है। लेकिन उसमें यह बात जरूर बोली गई है कि राष्ट्र विरोधी हरकत करना अलाउड नहीं है। लेकिन उस राष्ट्र विरोधी हरकत में सेना के खिलाफ बोलना राष्ट्र विरोधी होगा, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। अब सवाल आता है कि सर सेना के खिलाफ बोलना तो विपक्ष को उसको मजबूती देता है, दुश्मन को मजबूती देता है। तो मैं इसका दूसरा तर्क देता हूं। मैं इस मामले में ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आज कांग्रेसी हो गया हूं, कि मैं आज बीजेपी का हो गया हूं। हम विमर्श कर रहे हैं, वार्ता है ना ये, तो हम बातें रख रहे हैं। यार पाकिस्तान में क्या हुआ कि सेना 30 साल तक शासन कर ले गई, और आप तो अभी करंट से अपडेटेड हैं कि आसिम मुनीर को राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट ताकत दे दी गई है। वो हमेशा के लिए, मतलब अब आसिम मुनीर के साथ ऐसा हो गया है कि वो जब तक जिंदा है तब तक वो फील्ड मार्शल रहेगा, उसको किसी भी केस में बंद नहीं किया जा सकेगा। वो तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जैसे अपने यहाँ पे सीडीएस होता है, ऐसे यहाँ पे उसको सीडीओएफ बना दिया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेगा। तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर किसी देश में सेना के खिलाफ बोलना अपराध हो जाए, तो क्या भारत में भी पाकिस्तान की तरह सेना का शासन नहीं आ जाएगा? लोकतंत्र की विशेषता यही है कि आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए फ्री हैं। अब आप पूछेंगे सर लेकिन हमें तो पसंद नहीं आई अभिव्यक्ति। तो पसंद नहीं आई तभी कांग्रेस की सीटें कम आई। भाई जनता को पसंद नहीं आई, ये फैसला लोकतंत्र ने किया ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने और किसी और ने, जिसने भी वोट दिया, उसने ये देखा कि यार नहीं यार ये ठीक नहीं जा रहा है भाई, मतलब ये नहीं कहना चाहिए था। आपका बयान कहीं ना कहीं दुश्मन को लाभ दे रहा है। तो आपके इस बयान से क्या हुआ? उनको राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ और कांग्रेस को बड़ा नुकसान है। मतलब इतनी देर तक मोटिवेटेड रखना किसी पार्टी को बड़ा चैलेंज का विषय है भाई। और राहुल गांधी जी की ये तो मान्यता, मैं कई बार ये बोलता हूं कि मेरे लिए राहुल गांधी जी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी है यार। और स्टडी इस मामले में है कि आप में से, हम में से बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो एग्जाम की प्रिपरेशंस में बहुत बार मोटिवेशन हार जाते हैं। राहुल गांधी जी को देख करके एक बात जो मैं कह सकता हूं वो ये, अखंड लेवल की उन्होंने ट्रोलिंग सहन की है। मतलब हमारे देश में उनसे ज्यादा शायद ही कोई ट्रोल हुआ नेता हो, अपने नाम को लेके, अपने परिवार को लेके, अपनी योग्यताओं को लेकर के। उसके बावजूद भी वो आज लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर बैठे हैं, बैठने के साथ साथ उसको मैनेज कर गए हैं। दोनों बातें अलग होती हैं। एक तो हो गया कि राजा बेटा है कि जा मैं जिद करके बैठ गया, और एक वो व्यक्ति पद को मैनेज कर गए। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस में और अपोजिशन में ये विश्वास हुआ कि राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब हुआ विपक्ष ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है ना, ये बिल्कुल वैसी चीज है। तो अगर ये करने में वो कामयाब हुए हैं, तो इसका मतलब उनसे कुछ तो सीख, हर किसी से, देखो राजनेता हल्की चीज नहीं होते। मोदी जी को भी अगर देखोगे ना तो बहुत कुछ सीखने की चीजें हैं। मैं, अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार मोदी जी से आप क्या सीखते हो, मैं बोलता हूँ यार मोदी जी से सीखने की बात यह है कि मैं एज एन एडुकेटर, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज एन न्यूज एनालिस्ट लोगों के सामने घंटों बोलता हूं छोटी सी बात समझाने के लिए। मोदी जी 5 मिनट के अंदर बहुत बड़ी बात को समझा के निकल जाते हैं। तो अगर उनसे सीखना है तो उनकी भाषण कला, उनकी संप्रेषण कला, कि उन्होंने जो बात पकड़ी उसको आसान रूप से कह के निकल गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज, लाखों लोगों के सामने एकदम टिके रहना, अडिग रहना, राजनेता में सब में बहुत कुछ सीखने के लिए है ना। तो अभी हमने 2 प्रश्नों का जवाब दिया। क्या सेना के खिलाफ बोलना अपराध है? अगर हमारे संविधान में नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। नंबर दूसरा, क्या राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए? यार लोकतंत्र है, बोलो, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले हो जाते हैं। क्या इसको अपराध की श्रेणी में डाल देना चाहिए अगर सेना के खिलाफ बोल दिया तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हम भी पाकिस्तान बन जाएंगे, हमें भी दिक्कतें होंगी, है ना। तो हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। उम्मीद है कि मेरी जो पढ़ी लिखी ऑडियंस है वो इस बात को समझ पाएगी। ठीक है बेटा। चलिए, अभी बहुत सारे लोगों के सुपर थैंक्स आए हुए हैं, और सुपर थैंक्स के अंदर पैसा ले लिए हम और बात नहीं देख पाए, भाई साहब माफ़ी चाह रहे हैं। हाँ, ये बीरेन कुमार लिख रहे हैं, आपको लाइव सेशन वीडियो हम लोग बहुत मिस करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हर दिन वीडियो में 1-2 बार लाइव सेशन ज़रूर करिए। लव फ्रॉम बोकारो, झारखंड। चौरसिया जी, थैंक यू सो मच। मैं, आप मिस करते हैं, मैं भी बहुत मिस करता हूँ। यही कारण है कि मैं इस तरीके से आपके सामने लाइव आकर के बैठा हूँ।
मिस मैं भी करता हूँ, पर मुसीबत ये है कि यूट्यूब ने इसको प्रमोट करना बंद कर दिया लाइव को। यूट्यूब की तरफ से अगर आप देखेंगे तो मेन पेज पर ना इसको चौथे नंबर पे डाल दिया गया है। वो वीडियो सेक्शन को प्रमोट करने लगा है। यूट्यूब जब पॉलिसी बदलता है तो हमें उसके हिसाब से चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। मेरा बहुत मन रहता है और इसी कारण से मैंने आप लोगों के साथ में ये रविवार वार्ता वाला सिस्टम शुरू किया है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। हुँ। बहुत तेज़ी से कमेंट निकल रहे हैं। रुकिए, अंकित सर एक बात कहना चाहूँगा, जब से आपके चैनल मिला है लास्ट 3 ईयर से सिर्फ़ आपको देखता हूँ, बस मुझे अब डिटेल में आप मिल जाते हैं। अंकुर शर्मा जी थैंक यू सो मच। हाँ जी, सर मेरा मानना है कि मोदी जी एक अच्छे नेता हैं, आदर्श नेता नहीं। देखिए ये लोकतंत्र है ना, आपको जो मानना है मानिए। सबसे अच्छी बात है कि आप ये कह पा रहे हैं और आपको इस बात का डर नहीं है। यही लोकतंत्र होने का मतलब अर्थ है, मैं तो ये मानता हूँ। सर मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ और अकेले रहता हूँ, फैमिली ने मुझे छोड़ दिया है, रात को इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। सर ऐसे टाइम में कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहूँ और लाइफ को फिर से खुश रखूँ? अनुज अनुज ज्योति जी, मुझे आपके इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं और इस बीच में जो सुपर थैंक्स में पैसे भेज रहे हैं, केशव पाठक जी ने ₹200 भेजे हैं, थैंक यू लिखते हुए। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ जी, तो एक अनु ज्योति ने बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा है और उन्होंने लिखा कि उनका परिवार से संबंध विच्छेद हो रखा है और इसके चलते वो परिवारजनों के साथ अपने आप को ब्रेक डाउन में फ़ील करते हैं। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ और बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने जीवन के लिए अपनी राह चुनी, घर वालों की बात नहीं सुनी और वो अपनी चाहत के लिए निकल पड़े। चाहे चाहत के काम के लिए, चाहत के शहर के लिए, चाहत के मित्र के लिए, जो भी इस तरह से निकल पड़े हैं, उन्हें कई बार एकाकी जीवन जीना होता है। उन्हें कई बार अकेला रहना होता है। क्योंकि उनके डिसीज़न को, क्योंकि वही बात है ना, भेड़ के जीवन को जीना है, तो एक के पीछे चलते रहो, जो कह रहे हैं वो करते रहो। लेकिन अगर आपको अलग पथ बनाना है, शेर की तरह जंगल में अकेले चलते हुए राजा कहलाना है, तो ये तो सब रास्तों से गुजरना होगा। पहली चीज़, आप अगर अकेला चलते हैं, तो बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवियों की तो टैगलाइन रही है, "एकला चालो रे।" गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की जिससे वो गांधी जी बन गए, वो बहुत कम लोगों के साथ शुरू की थी, मुट्ठी भर लोगों के साथ की थी, लेकिन समुद्र तक पहुंचते हुए हजारों लोग उनके साथ थे। कुल मिलाकर ये है कि आप अगर अकेले हैं, कारण पहचानिए कि आप अकेले अपनी जिद के कारण हैं या फिर आलस के कारण हैं। अगर आलस के कारण हैं तो आप जाइए, घर वालों से क्षमा मांगिए, उनसे कहिए अब मैं सुधर गया हूं, अब मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी बातें मानूंगा। लेकिन जिद के कारण है, किसी काम की प्राप्ति के लिए आए हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आए हैं, तो फिर आप एकला चालो रे नियम अपनाइए और बड़े बन करके घर जाइए। उन्हें भी लगे कि हमारा बच्चा कुछ करने गया था। उम्मीद है कि आप इस बात से कुछ अवश्य प्रेरणा लेंगे। हाँ जी। अ, भाई साहब कमेंट्स की जो गति है ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ। टेक्निकल लिख रहे हैं, सर व्हाट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग हार्ट डिजीज़ इन इंडिया? इट इज़ बिकॉज़ ऑफ कोविड वैक्सीन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? भैया देखो, हम ना, मैं खुद बहुत डरता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को जब भी कोई आदमी देखता है और कहता है कि भाई साहब आप 4/4 हो गए हो, और फिर वो दूसरा बोलता है कि आप फटने वाले हो, जल्दी ही मतलब लग रहा है आपको देख करके कि आप प्री डायबिटिक हो, आप जैसे मोटे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, तो देखो भाई डराओ मत, डर अपन को भी लगता है इस बात पे। लेकिन हाँ, जितना सर्वे अपन ने किया, पढ़ा-लिखा, क्योंकि जान सबको प्यारी है। मैं भी इस पे 1-2 बार वीडियो बनाया और कोविड के बारे में भी जानकारी जुटाया। यार देखो, कहीं मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि कोविड वैक्सीन की वजह से ऐसा है। ये बिल्कुल वैसा है ना कि जब कहते हैं ना कि इस कोने में भूत रहता है, तो भूत को बेचा जा सकता है, कि साहब यहाँ पे भूत रहता है। ये कहानी बेचने योग्य है। क्यों? क्योंकि भूत आकर ये नहीं कहेगा, नहीं, नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मैं नहीं रहता यहाँ पे। मतलब भूत कभी ऐसे आके थोड़ी कहेगा कि आपने कहा, अरे बच्चा, जैसे आपने ना गाँव में देखा होगा, आप में से पता नहीं कितने लोग गाँव में रहे होंगे। गाँव में ना अपने कुछ ऐसे क्षेत्र होते थे जहाँ पे बता दिया जाता था कि यहाँ भूत रहता है। अब अपन भूत के नाम से उस रास्ते से निकलते नहीं थे। शहर के अंदर कुछ घरों को भूतिया घर कह दिया जाता था, कुछ जगहों को कह देते थे यहाँ पे भूत रहता है। अब वो भूत वाली जो जगह हमारे लिए होती थी, वहाँ कभी भूत निकल के प्रेजेंस देने नहीं आया। प्रेजेंट सर, एब्सेंट सर, आज मैं यहाँ नहीं हूँ। तो जो नहीं है वो अपने बारे में कहने तो आएगा नहीं। तो ऐसे ही कोविड वैक्सीन के बारे में, तो कोविड वैक्सीन खुद से कहने नहीं आएगी कि नहीं सर मैं नहीं मार रही हूँ, देखो मान जाओ। तो उसके बारे में जो प्रमाण देने वाले लोग हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई उसकी वजह से कुछ नहीं है। और इसका एक तर्क ये भी है यार कि कोविड वैक्सीन ने जितने लोगों की जान बचाई है ना, ये हालाँकि बहुत ही वेग तर्क है। साइंस में इसका एग्ज़िस्ट करना मज़ाक का पात्र बनाता है।
लेकिन मैं फिर भी इसका इस्तेमाल करूँगा कि यार इतने लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाई, अगर वैक्सीन ना लगी होती ना, तो इतने लोग खत्म होते कि शायद हम लोग म मानवता को खत्म कर चुके होते, क्योंकि दर्द खत्म हो जाता हमारे दिल से। हमको लगता अच्छा बच गया तो ठीक है, नहीं तो चला ही गया। तो मेरा केवल इतना सा इस पे मतलब वो है, तर्क है कि यार जान बहुतों की बच चुकी है, और जब बहुतों की बच चुकी है जिस वैक्सीन से, उस वैक्सीन पर ये आरोप लगाना कि उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया है, ये बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना बयान होगा। विशेष रूप से उन वैज्ञानिकों के प्रति भी बहुत गैर ज़िम्मेदाराना होगा, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतने कम समय में, अदरवाइज़ वैक्सीन्स को बनने में सालों-साल लग जाते हैं, हम सबकी जानें बचाई यार, है ना? तो थोड़ा-सा ज़िम्मेदार बनें हम लोग, ये मेरी चाहत है। भाई साहब, पैसों की फिर से बारिश हो रही है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मिस्टर हैंडसम लिख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल किया नहीं होगा, ये रूल क्यों बनाया गया? अगर ही ऐसा ही है तो देश का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा सकते हो, कौन बनाया? ये आपकी जानकारी की कमी है। मिस्टर हैंडसम, आप हैंडसम नॉलेज लेकर आएँ। नेक्स्ट भाई साहब हैं आफ़ताब सैयद, बॉर्डर सिक्योरिटी में ऐसा क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को जिससे पाकिस्तान को ऐसी हरकतों से रोका जा सके? यार आफ़ताब भाई, ये ना इसको ऐसे समझो, हम लोगों को बॉर्डर सिक्योरिटी में नहीं, हम लोगों को आपसी सामंजस्य में विश्वास लाना होगा। हमारे देश में ना हर देशवासी प्राउड से अपने आप को भारतीय कह पाए, हमें उस पे ज़्यादा विश्वास लाना होगा। क्योंकि यार ना हमको तोड़ने के लिए अगर बाहर के लोग हैं, अच्छा आप एक बात सोचो कि पाकिस्तानियों ने कितना स्मार्ट गेम खेला कि कश्मीरी लोगों को, जो कश्मीरी डॉक्टर हैं, उन्हें जो मेनलैंड इंडिया में डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करा के उनको आतंकी बना दिया। आप सोचो, क्या खेल खेला, मतलब कितना स्मार्ट खेल खेला। आप अगर देखें तो पिछली साल तक लगभग 2.5 करोड़ भारतीय वो कश्मीर के अंदर घूमने गए थे, है ना? एक पहलगाम के अंदर हमला होता है। हमला होता है ड्रास्टिकली, मतलब ये मान के चलो कि 1/10 जो है ना, अपने वो रह गए, पर्यटक जाने के लिए संख्या रह गई। इसका मतलब समझो, क्या हुआ, कश्मीरियों पर जो हमारा विश्वास था ना, उन्होंने उसे ही ब्रीच कर दिया। यार, पाँचों उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती। हम सबको कश्मीरियों के खिलाफ भड़का दिया गया। इतना भड़का दिया गया कि कश्मीरी जो वहाँ लाखों की संख्या में रहते हैं, हमने हर कश्मीरी को ये मान लिया कि ये तो गुनहगार है, ये देश विरोधी है। इससे क्या नुकसान हुआ? कश्मीर जाना छोड़ दिया। ये चाहता कौन था? भारत सरकार ने हर जगह क्या प्रमोट किया था? भारत सरकार ने प्रमोट किया था कि साहब हमने कश्मीर में इतनी शांति ला दी है कि अब वहां पर भर-भर के टूरिस्ट जा रहा है। हमें पता ही नहीं था कि वो इस गेम को खेल गए कि किसी कश्मीरी को बरगला दो, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई तो उपद्रवी होता है, तो उस शहर में भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। वहां गए, भड़का दिया और हम सब लोग आपस में झगड़ने लग गए। उससे भी बड़ा काम क्या कर दिया? भारत सरकार ने बहुत सारे कश्मीरी बच्चों को मेनलैंड में, यानी कि जैसे चाहे हमारे दिल्ली हो, अलीगढ़ हो, उत्तर प्रदेश के कानपुर हो, कहीं भी हो, यहाँ पढ़ने के लिए बहुत सारी तरीके से अकोमोडेटिव बनाया कि चलिए ये बच्चे आकर पढ़ने आ रहे हैं। अब उन्होंने डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कर दिया। डॉक्टर्स के साथ दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत क्या हुई कि उस एवज में जो हजारों बच्चे हैं ना, जो और कश्मीरी यहाँ रह रहे हैं, अब वो नफरत के पार्ट हो जाएंगे। जो किसी कॉलेज में आईआईटी की डिग्री ले रहे होंगे, वो कहीं से डॉक्टरी कर रहे होंगे, उनको आप क्या करोगे? आइसोलेट कर दोगे। आइसोलेट कर दोगे इस तरीके से कि तुम तो पता नहीं कौन से आतंकी समूह से जुड़े हो। ये जो बर्ताव होगा, इससे क्या होगा? देश के अंदर विभाजनकारी तत्वों को कुछ भी नहीं करना पड़ा। आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर जो हैं वो आतंकी बना करके, पाकिस्तानियों ने आतंकी हमला फेल कर दिया या हमला नहीं हुआ तो हम बच गए? नहीं। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्होंने कश्मीरियों के खिलाफ अविश्वास बढ़ाने में, जो मेनलैंड इंडिया के लोग हैं, उनमें मतलब समझ लो कि एक और कील ठोक दी। अब वो सब लोग क्या मानेंगे? ओहो! कश्मीरी है, इस पर तो बिलीव ही नहीं कर सकते। कश्मीरी है, बिलीव नहीं कर सकते, ये समझ के आप क्या करोगे कि चलो इसके साथ तो बात ही नहीं करनी। बस वो सफल हो गए। मेरा आपसे कहना यह है आफ़ताब, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से ज़्यादा हमें सही और गलत पहचानना होगा, वो हमारे घर में भी हो सकता है। इसका सिंपल सा उदाहरण है, ये बताओ, क्या सारे पुलिस वाले बेकार होते हैं? क्या सारे पुलिस वाले अच्छे होते हैं? सिंपल है। आप जिस जिले से रहते हैं, क्या वहाँ पर कोई करप्शन नहीं कर रहा? क्या वहाँ पर सभी करप्शन कर रहे हैं? और छोड़ो, आप अपने शहर का अगर अखबार खोलकर देखोगे, वहाँ पर हत्या, रेप, लूट-पाट, चोरी, इनकी खबरें मिल रही हैं। हैं तो वो भी सेम किसी ना किसी क्षेत्र के, किसी जाति के, किसी भाषा के, किसी धर्म के लोग।
हम जब उनको देख करके ये नहीं सोचते कि सभी लोग ऐसे होते हैं, तो फिर कश्मीरियों को सिंगल एक टर्म से क्यों ट्रीट कर देना? बस मेरा सवाल इतना सा रहेगा। तो कश्मीरियों को एक साथ एक लाठी से मत हाँकना, अदरवाइज़ वो लोग सक्षम हो जाएँगे, सफल हो जाएँगे। बस समझदार आप कैसे रहेंगे, कश्मीरियों में आप अपना विश्वास कैसे रखेंगे, कश्मीरी आप में कैसे विश्वास रखेंगे, यदि हम वो करने में कामयाब हो गए, तो भारत सफल हो जाएगा भाई। ये मेरा मतलब परसेप्शन है, बाकी आप लोग बताइए क्या सोचते हैं? सुमन तारा लिख रही हैं नहीं सुमन राजपूत लिख रही हैं ₹100 भेज करके, बताएँ सर। द पॉलिटी से क्वेश्चन है सर, मुझे समझा दीजिए कि रिजर्वेशन इक्विटी कैसे है? क्योंकि हमारा सिलेक्शन 80 नंबर पर होता है और रिजर्वेशन लेने वाले का 40 से 50 तक होता है। क्वेश्चन तो अच्छा है, चलिए समझा देते हैं। अब आपने हमको याद दिला दिया कि गुरुजी आप तो पॉलिटी पढ़ाने वाले शिक्षक रहे हैं। तो एक सिंपल सा बात समझिए, मैं आपसे कहता हूँ सुमन जी, आपसे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा आपके साथ क्रिकेट खेलने लगता है, क्या आप उसके लिए नियम सेम रखते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको भी 6 बॉल खेलनी है, उसको भी 6 बॉल खेलनी है। बच्चा छोटा ये ध्यान रखिएगा। शरीर में, ताकत में, क्षमता में वो आपसे कमतर है। आपने उसे 6 बॉल फेंकनी है, उसको भी 6 बॉल खेलनी है। लेकिन क्या बॉलों की इंटेंसिटी आप एक जैसी रखते हैं? बीइंग ए फादर, बीइंग ए गार्जियन, बीइंग ए एल्डर ब्रदर, क्या आप ऐसा ही करते हैं? आंसर आपका नकारात्मक होगा। आप चाह करके भी सेम तेज गति से बॉल नहीं फेंक सकते, क्योंकि आपको डर होगा कि उस बच्चे के लग जाएगी। ये जो भाव था, क्या आप उसको खिलाना नहीं चाहते थे क्या? खिलाना तो चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने धीरे बॉल क्यों फेंकी? आंसर है कि सर मुझे उसकी क्षमता दिख रही है, वो खेल नहीं पाएगा। तो आपने क्या किया? खिलाई तो 6 बॉल, लेकिन बॉल धीरे कर दी। क्या उससे उसका साहस बढ़ा? आंसर है हाँ। क्या वो आप पर खुश हुआ? हाँ। क्या वो आपको और रिस्पेक्ट देगा और आपके साथ आगे रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्या वो आपका अच्छा कंपेनियन बनेगा? अरे सर 100% बनेगा। तो फिर मुझे एक बात बताइए, देश निर्माण के लिए आपको क्या चाहिए? एक हमारा भाई ऐसा है जिसने सालों से प्रताड़ना झेली है। 75 साल तो हमारी आज़ादी को हुए हैं, 78 साल पकड़ लो। पिछला चल के देखिए तो इतिहास निकल कर आता है कि और भी आज़ादी के बाद आप और हम अब जाकर के साथ में बिठाने लगे हैं लोगों को। लेकिन हमारे आज़ादी के बाद भी बहुत से घर ऐसे रहे हैं, जिनमें काँच के ग्लास में सेम जगह बिठा करके चाय नहीं पिलाई जा रही है, सेम जगह पे बिठा के काम करने वाले कर्मचारी तक को तो आप साथ नहीं बिठा पा रहे हो। हैं? इतनी जो असमानता झेल कर व्यक्ति आया हो, क्या आपको लगता है कि वो काम करने जब आएगा, तो केवल आपके कॉम्पिटिशन में उसे नंबर दे देने भर से उसमें समानता आ जाएगी? समानता बयानों से तो आती ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप बातें कितनी भी अच्छी कर लीजिए, समानता ऐसे नहीं आती। मैंने अभी एक टीवी इंटरव्यू में मेरा कहीं न्यूज़ 18 पे एक इंटरव्यू था, अभी आजकल में ही आया है, आप चाहें तो उसे देखिएगा। उसमें उन्होंने पूछा इस बारे में सवाल, तो मैंने उनकी एक लाइन बोली कि लोकतंत्र में सबसे ज़िम्मेदार और ज़रूरी चीज़ जो है वो समानता है। पहले समानता का एहसास कराइए। जब समानता होगी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, जब समानता का आधार विकसित होगा ना, तब जाकर के आप उस व्यक्ति को एहसास करा पाएँगे कि भैया सुनो, हम तुम्हें एक ही मानते हैं यार, तुम हो हमारी तरह से। इसीलिए हम आपको मौका दिए। अगर ये उदाहरण आपको समझ नहीं आया तो मैं दूसरा उदाहरण समझाता हूँ चलिए। इसको ऐसे समझते हैं, मैं अक्सर मेरी जो पॉलिटी की क्लास है, जो अपनी पाठशाला पे हम डालते हैं, उसमें सिखाता हूँ, फिर भी एक बार के लिए ऐसे बताता हूँ। मान लीजिए कि स्टेडियम है ना? और उस स्टेडियम के दूसरी पार में कोई क्रिकेट मैच चल रहा है। एक व्यक्ति है जिसकी हाइट 5 फीट है, एक व्यक्ति है जिसकी हाइट 7 फीट है। 7 फीट होना तो जिन्न जैसा लगेगा, 6 फीट पकड़ लेते हैं, ठीक है? मैं बैठे-बैठे कुर्सी पे मुज्जी लेने लग गया हूँ, मेरे को क्या खड़े रहने की आदत है। मैं फिर से हिल रहा हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना। हाँ, तो मुद्दा ये है कि एक 5 फीट का, एक 4 फीट का, एक 6 फीट का आदमी है, मतलब ऐसे समझिएगा, ठीक है? अब हम सबको कहा गया कि जो उस तरफ देख करके, पवेलियन के उस तरफ देख करके या अंदर स्टेडियम में देख करके अच्छे से रन बता पाएगा, वो अच्छा स्कोरर कहलाएगा, अच्छा स्कोर अनाउंसर कहलाएगा, डन? लेकिन हो क्या रहा है? 4 फीट वाले भाई साहब तो 6 फीट की दीवार पार करके देख ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। एक भाई साहब 6 फीट 2 इंच के हैं, बढ़िया खड़े-खड़े आँखों से यूँ देख रहे हैं, हाँ भाई बढ़िया चल रहा है, उसने छक्का मार दिया, उसने चौका मार दिया। एक 5 फीट का आदमी जो उचक-उचक के देख रहा है, हाँ भाई मैंने देखा था छक्का लगा था। फिर देखा अरे मैंने देखा था वो आउट हो गया था। वो स्कोर अनाउंसर अच्छा नहीं बना, तो क्या करें? हमने क्या किया,
लेवल प्लेइंग फील्ड किया। क्या किया? हमने 4 फीट वाले के नीचे 2 फीट 5 इंच का या 2 इंच का एक बॉक्स लगा दिया कि सुनो भाई, इस पे खड़े होकर के अब देखो मैच, और अब सुनो स्कोर अच्छे से बताना यार। बोले हाँ हाँ भाई मैं ये कर दूंगा। ऐसे 5 फुट वाले के नीचे 1 फीट का हमने, 1 फीट 2 इंच का हमने उसके नीचे स्पेस लगा दिया, सुनो इस पे खड़े हो जाओ, अब स्कोर देख के अच्छे से बताना। बस ये रिजर्वेशन है। जब हम समानता की बात करते हैं तो रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन होता है कि हमने कैसे उन सबको समान अवसर दिया। समान अवसर को देने में समानता के लिए रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन का औचित्य ये नहीं है आपके 40 नंबर उसके 80 नंबर बराबर है, नहीं। 40 में हमने काउंट किया, हालांकि केवल यही तरीका होगा ये मैं नहीं मानता कि केवल नंबर से आप डिसाइड कर दो कि साहब यही तरीका होता है समानता देने का, नहीं। आप समानता के लिए पहले कुछ ऐसे कार्यक्रम भी रखिए जिसमें सब लोग परिवार के अंदर मिलें, ऐसे सभी जाति के लोग आपस में मिलें, समाज इस तरह के समाज के अंदर नीतियां हो। समानता लाने के कई प्रयास हो सकते हैं, केवल सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, और भी कई प्रयास होने चाहिए, लेकिन सरकार जो खुद से कर सकती है उनमें से एक है। शायद मैं आपकी अपनी बात समझाने में हल्का फुल्का कामयाब हुआ हूं, अगर हूं तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये कहाँ चले गए हम्म हम लाइव तो है ना? हाँ ठीक है। सर बैंकिंग सेक्टर फ्रॉड लाइक थर्ड पार्टी बिजनेस चल रहा है, ट्रस्ट बोल के सब एग्जीक्यूटिव्स के अंडर का टेबल। भाई साहब इस पर हम नहीं बोल पाएंगे, हमें जानकारी नहीं है। अंकित कुमार लिखे हैं, सर अब तो जनरल को भी मिल रहा है ईडब्ल्यूएस से भी। हाँ हाँ ठीक है, मतलब वो मैंने इसका कहा ना कि समान, इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं बता दिया। गुड इवनिंग सर, आई हैव अ डाउट सर, सैंक्शन सिर्फ अमेरिका ही क्यों लगा है? बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न है भाई ये। सुना कुमार, आई हैव अ डाउट सर, सैंक्शन सिर्फ अमेरिका क्यों लगा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी। अब भाई मेरे एक तो बेटा बोलने से आप परेशान मत हो जाया करिए, हमारा बस चले तो हम घर के बुजुर्गों को बेटा बोलते हैं, हम इतना ज्यादा बेटा बेटा बोलते हैं, माफी चाहते हैं, है ना। ये हमारी आदत में रहा है, मास्टर हैं बहुत लंबे समय से, इसलिए बोल जाता है। अब सुनो, तो कहानी क्या है, अमेरिका ही सैंक्शन क्यों लगाता है? दुनिया के 60% व्यापार में उपयोग में ली जाने वाली जो मुद्रा है वो डॉलर है। दोबारा सुनिए, दुनिया के व्यापार में 60% व्यापार में जो उपयोग में ली जाने वाली मुद्रा है, करेंसी, वो डॉलर है। जैसे आप और हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो रुपया देके चले आते हैं, है ना। लेकिन सोचिए कि आप अमेरिका के बाहर कहीं दूसरे देश में भी हैं, जैसे मान लीजिए कि आप घूमने चले गए, यूके में चले गए, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, पड़ोसी देशों में चले गए, आप रुपया देंगे, हो सकता है सामने वाला ना ले, आप डॉलर दिखाइए कि लेगा क्या, तो वो आपसे कहेगा भाई साहब दे दो यार, इसको कौन मना करता है। वो आपको डॉलर भी देगा, डॉलर भी लेगा, साथ में आपको बढ़िया इज्जत भी देगा कि यार डॉलर खर्च रहा है। तो जब किसी देश की करेंसी की इतनी वैल्यू हो जाती है ना, कहते हैं ना जो सिक्का चलता है भाई अपना, तो वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का सवाल वो नहीं है कि भाई साहब अपना तो नोट पे नाम छपेगा, वो वाली बात है भाई। तो अमेरिका का सिक्का चलता है, और जिसका सिक्का चलता है उससे सवाल नहीं करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, इसलिए वो सैंक्शन सैंक्शन खेलता है। अगर ये बात चुभती है ना, तो देश को बड़ा बनाने में योगदान दो, अपना इंडिया का रुपया चले, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रोडक्शन पे काम करो, है ना। तो देश के अंदर कैसे हम प्रोडक्शन में से सुपर पावर बना सकते हैं, उस पर काम करो बेटा। देवेंद्र जी 100 रुपए भेज करके फिर सवाल पूछ रहे हैं कि सुखोई 57 हम कब ले रहे हैं, ज्यादा अवॉक कब ले रहे हैं, हमारे पास सबमरीन बहुत कम है, हम पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे, प्लीज आंसर। देखिए चिंता तो बिल्कुल सही है, और सोने से पहले ऐसी चिंताएं होना बहुत गलत है भाई साहब। है नींद आने वाली और आपको इस समय चिंताएं हो रही है, जोक सपाट, पर ठीक है। देखिए सबमरीन, सुखोई, ये सभी फैसले बड़े स्ट्रैटेजिक फैसले होते हैं। स्ट्रैटेजिक से मतलब क्या होता है, आपने सुखोई के बारे में सुन लिखा इसलिए क्योंकि आपको लगा सस्ता है, और ये हमारे समस्त भारतीयों की वो है, नीति है कि एक तो रशिया से हो और एक दूसरा सस्ता हो, फिर तो क्या ही दिक्कत है, फिर तो चाइना से भी ले लो, है ना। लेकिन भारत सरकार इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक फैसले हैं, ये कई तरीके की परतों से गुजरने के बाद लेते हैं। हमें केवल और केवल मशीन नहीं चाहिए होती है, हमें मशीन के साथ साथ कुछ तकनीकी चाहिए होती हैं, कुछ अच्छे प्रकार के बॉम्ब चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे अपने तरीके से तैयार इजाद किए हुए तरीके चाहिए होते हैं जिन्हें हम लोग यूज कर सकें लेकिन दुश्मन को ना पता हो, है ना। तो ऐसे में ये सरकार का स्ट्रेटेजिक फैसला है, इस पे पैसा भारी भरकम खर्च होता है, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस पर फैसले लेती है। भारत सरकार की जो फिलहाल मंशा दिख रही है, उन तमाम ब्रांड्स को या तमाम उन देशों से व्यापार करने में ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं जो मेक इन भारत पर फोकस कर रहे हैं, जो भारत में निर्माण करना चाहते हैं, जो हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं। और हमारे देश में रहते हुए अगर कोई टेक्नोलॉजी शेयर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तो हम लोग उस चीज को आगे बढ़ेंगे।
भाई जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, अगर एक बार लाइक का बटन दबा देना इस वीडियो के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि हमारी मेहनत को, जो हम इतनी देर से 45 मिनट से बतियाए चले जा रहे हैं, उसे थोड़ी सी इज्जत मिल जाएगी। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, प्रभाशंकर तिवारी जी लिख रहे हैं, मेरा नाम प्रभाशंकर तिवारी है, मेरा एक प्रश्न है, चीन में आतंकवादी हमले नहीं होते लेकिन भारत में क्यों होते हैं? प्रश्न तो प्रभाशंकर जी बहुत जेन्युइन पूछा है आपने। चलिए एक आपको बहुत ही वाइड एंगल देते हैं इस बात पे। वाइड एंगल ये है प्रभाशंकर जी कि दुनिया के ना अधिकांश देशों में जब देश शब्द यूज किया ना, तो देश शब्द में फोकस किया कि देश तो वो होता है जहां एक जैसे लोग रहते हों, एक जैसी भाषा बोलते हों, एक जैसा खाते हों, एक जैसा दिखते हों, एक जैसा धर्म मानते हों, तब जाकर के वो देश की परिभाषा में सेट होता है। और ये भारी भरकम आंसर है ये, और ये आंसर आप कहीं किसी चर्चा में यूज कीजिएगा प्रभाशंकर जी, तो क्रेडिट दे दीजिएगा कि हाँ कहीं से सुने थे ये बात, तो बताइएगा। मत बताइएगा, मस्त रहिए। देखिए क्या है, चाइना ने अपने देश में जो उइगर मुस्लिम थे, जो कि कम्युनिटी थी, जो रिलीजन में मुसलमान थे, मुस्लिम धर्म मानते थे, इस्लाम मानते थे, उनकी मस्जिदों को भी तोड़ करके अपने, जो बौद्धिज्म के अंदर स्तूपा बनते हैं ना, वैसी ही आकृति दे दी। उनके ड्रेसिंग सेंस में, जैसे हमारे देश में इस्लाम को मानने वाले एक विशेष प्रकार से गेटअप लेकर चलते हैं, चाहे कैप है, चाहे उनकी दाढ़ी है, चाहे कपड़े हैं, उनको आप पहचान सकते हैं। हमारे देश में गेटअप धारण करके आप किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं कि पंडित जी घूम रहे हैं, साहब पुजारी जी घूम रहे हैं, साहब मौलवी साहब घूम रहे हैं, इस तरह से। चाइना ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, एक समान चीजें होंगी, धर्म के नाम पर अभिव्यक्ति एक जैसी होगी, दिखने के नाम पर सब एक जैसे चाइनीज दिखेंगे, खाने के नाम पर एक जैसा खाएंगे, बिल्डिंग सब एक जैसी होंगी। ये जो तरीका अपनाया ना एक जैसे वाला, यूनिफॉर्मिटी, आपने भारत में भी इन दिनों देखी होगी, जब भारत सरकार चिल्ला चिल्ला कर बोलती एक देश एक फोन नंबर, एक देश एक सिम, एक देश एक कर, एक देश एक चुनाव। ये भारत सरकार बार बार ये एक 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 क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि देश होने के लिए एक चीज होना जरूरी है। तो प्रभाशंकर जी, भारत में एक चीज करने में मुसीबतें बहुत सारी हैं। हम एक भाषा नहीं कर सकते। दक्षिण भारतीयों को लगता है कि हिंदी वाले बढ़िया कर गए, हमको लगता है कि दक्षिण वाले बढ़िया कर गए। मुसलमानों को लगता है हिंदू बढ़िया कर गए, हिंदुओं को लगता है जैनी बढ़िया कर गए, जैनियों को लग रहा है पंजाबी बढ़िया कर गए, सिख बढ़िया कर गए, सब लोग एक दूसरे के साथ। हमारे यहाँ भाषा के आधार पर देखो तो कन्नड़ को लगता है तेलुगु बढ़िया कर गया, तेलुगु को लगता है मलयालम बढ़िया कर गया। रंग के आधार पर देखें तो दक्षिण भारत वाले को लगता है उत्तर भारत वाले, उत्तर भारत वालों को लगता है नॉर्थ ईस्ट वाले, उत्तर भारत, तो हम सब लोग, नॉर्थ ईस्ट वालों को लगता है पहाड़ों वाले। तो भाई साहब मुद्दा यह है कि हम एक जैसे ना दिखने में, ना एक जैसे बोलने में, ना एक जैसे धर्म में, ना एक जैसे मत में, हम एक जैसी चीजें रखते ही नहीं है। इसी बीच में कोई एक व्यक्ति आता है और वो कहता है मेरा ही बेहतर है, मेरा धर्म बेहतर है, मेरा रंग बेहतर है, मेरी भाषा बेहतर है। और हमारे देश के तमाम दंगे उठाकर देख लो। मराठी कहते हैं कि मराठी बढ़िया है, तो चलो बिहारियों को पीटते हैं। दक्षिण भारत में तमिल वाले कहते हैं कि नहीं साहब तमिल बोलोगे तो रहोगे, चलो बिहारियों को पीटते हैं। उत्तर भारत के अंदर कहते हैं कि चलो भाई देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग तो सारे के सारे नेपाली हो सकते हैं। ये जो हमारे अंदर हमारी श्रेष्ठता है, मुसलमान कहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हिंदू कहते हैं हम ही श्रेष्ठ हैं, पंजाबी कहते हैं हम ही श्रेष्ठ, ये जो श्रेष्ठता का भाव है जिसमें हम शब्द है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह विवाद का बड़ा कारण है। तो उम्मीद है कि आपको ना केवल अपना आंसर मिला होगा, सबका आंसर मिल गया होगा। मिल गया होगा तो यार एक तो लाइक बनता है ना यार, कमेंट में बताओ, तो थोड़ी तारीफें लिखा करो। सुनो मैं मोटा खा के नहीं होता हूँ, तारीफों से होता हूँ, बढ़िया से लिखा करो। और बताइए, ये तो सत्य है ना ये बात, तो तारीफ वारीफ लिखो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। ऑपरेशन 2.0 होगा क्या? क्या पता चल भी रहा हो और हमें ना पता हो। सर आपकी करंट अफेयर बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ मैं सॉकेट में हाथ दे के बैठता हूँ। सॉरी जोक्स अपार्ट, ठीक है, थैंक यू। यार मैंने पढ़ाई की है, मतलब थोड़ा बहुत आप भी पढ़ते हैं मेरे साथ मिलकर के। मैं पढ़ाता रहा हूँ और खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी की है।
घमंड नहीं है, लेकिन पढ़ते रहेंगे आप भी तो आपकी भी और मेरी भी सही रहेगी। काफ़ी अच्छा है, सो मैं चाहूँगा आप करंट अफ़ेयर्स बैंकिंग के लिए भी स्टार्ट करें, 14-15 लाख प्लस एग्ज़ाम देते हैं। बस भाई बस इस करंट अफ़ेयर को बेच के पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ, इसीलिए बैठकर बतियाते हैं अपन इसके ऊपर। नमस्ते सर, एक क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट मोर इम्पोर्टेंट इन सस्टेनेबिलिटी, सम प्रोडक्ट्स आर नॉट नीड, दे आर जस्ट फॉर मेकिंग लाइफ ईज़ी बट पॉल्यूटिंग नेचुरल रिसोर्सेज़। यथार्थ जी बातें अच्छी लिखी हैं, एक लाइन में आंसर दूँ तो इसका आंसर ये है कि इस दुनिया में भाई पैसे आने लग रहे हैं, सुनो सबको आंसर देना है। ये सुपर थैंक्स वालों ने धन वर्षा बहुत तगड़ी करी है भैया, सुपर थैंक्स वालों बहुत-बहुत धन्यवाद। और बाकी लोग भी जो नॉर्मल कमेंट कर रहे हैं, मैं बता दूं कि पैसा लेकर नहीं बोल रहा हूं, आप सबके नॉर्मल कमेंट भी ले रहा हूं। लेकिन जो पैसा दे दिया है ना, वो एक मोरल ऑब्लिगेशन दे देता है कि सुनो यार पैसा भी दे दिया, अब तो हमारा कमेंट पढ़ लो टाइप से, ठीक है। हाँ, तो जो आपने अभी बात करी ना ये नेचुरल रिसोर्स के साथ, बेटा विकास और पर्यावरण ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। जब जब आप डेवलपमेंट करने निकलते हो, आप पर्यावरण को क्षति पहुंचाने निकलते हो इनिशियल स्टेज पे। लेकिन जब डेवलपमेंट मैच्योरिटी वाली स्टेज पर आ जाता है, तो वो पर्यावरण के लिए प्रोटेक्टर बन के आता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, है ना। तो विकासशील देशों में पॉल्यूशन एक्सट्रीम होता है। जब देश विकसित हो जाते हैं, तब वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे अगर आप यूके की इनिशियल क्रांति देखें, तो आज जो दिल्ली में आप फॉग देखते हैं, लंदन स्मॉग तो वर्स्ट थी। मतलब फैक्ट्रियों के ऊपर से निकला धुआं दिखने नहीं देता था, आंखों से लोगों के खून बहने लगता था। आज आप लंदन देखिए, फिल्म शूट हो रही है। तो विकासशील देशों के अंदर पर्यावरण हार रहा होता है। विकसित जब देश बन जाते हैं, यानी कि डेवलप्ड नेशन जब बन जाते हैं, तो उनके अंदर विकसित अर्थव्यवस्थाएं पर्यावरण को संरक्षित करने का तमाम प्रयास करती हैं, ठीक है। जेम्स जॉर्ज, हाय सर, बिग फैन ऑफ योर्स फ्रॉम केरला, व्हाट इज योर ओपिनियन एज पुलिस on Sabarimala gold theft issue? It is gonna affect Kerala election next year. Visit Kerala next year for the same. हाँ जेम्स जॉर्ज भाई, बिल्कुल आई विल बी देयर। और मेरी प्लानिंग है कि मैं आने वाले टाइम में भारत के बहुत से क्षेत्रों में अपने चाहने वालों से मिलूंगा और बहुत से विषयों के ऊपर आप लोगों के बीच में ऐसे बैठ के परिचर्चा करने की दिली ख्वाहिश है। ईश्वर करे कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो। करप्शन कैसे खत्म हो सकता है? आंसर है समानता से। सर हम लोगों में अनुशासन और सिविल सेंस की बहुत कमी है, जैसे कि ट्रैफिक के नियमों के अंदर पूरी तरह से बाईपास किया जाता है। इस पर वीडियो बनाएं। मैं वीडियो बना दूंगा नरेंद्र महाजन जी, लेकिन कुछ होगा नहीं। सिविक सेंस आप अपने बच्चों को घर से सिखाकर चलते हैं। अक्सर हम अपने सेशंस में बोलते हैं बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। फिर भी क्यों नहीं डेवलप हो पाते? क्या है ना कि हम अपने घर से सिखा के चल रहे होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जिनको बहुत इग्नोर करके चल रहे होते हैं, वो आगे चल कर के बहुत भीषण आपदा लेकर आती हैं। लेकिन आपने चिंता व्यक्त की है तो निश्चित ही आप समाधान तक पहुँचेंगे। और एक ही चिंगारी बहुत है जंगल में आग लगाने के लिए। आपके अंदर ये चेतना है अगर, तो आप स्कूलों में जाइए, बच्चों को ये बात बताइए, अपने क्षेत्र से शुरू करिए, अपने गाँव से, अपने छोटे वार्ड से, अपनी छोटी जगह से शुरू करिए, धीरे-धीरे शहर से शुरू करिए। आज इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी कहलाता है, एक दिन हो सकता है आपका शहर सबसे ज़्यादा मैनर्ड शहर कहलाए। आप खुद से भी इस इनिशिएटिव को ले सकते हैं, सरकार से अपेक्षा रखने की जगह अगर हम सरकार के अंदर मददगार बन जाएँ, मज़ा कर देंगे दोस्त। प्लीज़ पटना आइए, मुझे मिलना है आपसे अंकित सर। कशिश कवि, बिल्कुल, बिल्कुल आएँगे साहब, बिल्कुल आएँगे। सर धार्मिक कन्वर्सेशन देश के लिए खतरनाक है, इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? कन्वर्सेशन धार्मिक कन्वर्सेशन देखिए, आप 3-4 शब्द, मुझे लग रहा है अंग्रेजी आपकी हमारी तरह तंग है। आप कन्वर्जन लिख रहे होंगे, कन्वर्सेशन से तो कोई भसड़ फैलती नहीं है गुरु। कन्वर्जन लिख रहे होंगे तो गुरु यार इस पे ना कानून है प्रॉपर तरीके से। आपको लगता है कि किसी का जबरन अगर कन्वर्जन कराया जा रहा है, तो इसको ले जाकर के पुलिस में आप शिकायत कर सकते हैं। देश में बहुत सारे राज्यों ने कानून बनाने शुरू कर दिया। 100 रुपए भेजकर कोकोमेलन पूछ रहे हैं, ये जो इल्लीगल इमिग्रेंट पूरे लोग जो इल्लीगल प्रॉपर्टी बनाकर रहते हैं, फिर कोई लोकल पॉलिटिकल वोट के चक्कर में इनको लीगल प्रॉपर्टी करवा देता है, प्लीज उसका सॉल्यूशन दीजिए। ये आने वाले साल में बड़ा मुद्दा बनेगा कोकोमेलन। आपका आसाम और पश्चिम बंगाल इलेक्शन में बड़ा मुद्दा है ये, और कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके सामने ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया कभी चाइना जैसा बन पाएगा? हाँ यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे लगता है हम उससे भी आगे निकल पाएंगे। लेकिन अभी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो सरकारी नौकरी पर अति आश्रित है ना हम लोग,
भाई हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सर आप लाइव वीडियो क्यों नहीं लाते? यार मैं लाता हूँ, मैंने बताया ना, मतलब थोड़ा-सा लालची हो गया हूँ नौकरी छोड़ने के बाद से कि यूट्यूब जो है, वो लाइव को प्रमोट नहीं करता है, तो हमें थोड़ा-सा ये रहता है कि यार कुछ भी करके, जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। क्या करें? हमारा दिल दुखाते हैं आप, और क्या है? और सब्सक्राइब का पैसा भी नहीं लगता, तब है ये हाल, बताइए। हाँ जी, बांग्लादेश इनोवेशन में रेड फोर्ट अटैक। सर आप गन लाइसेंस के बारे में क्या कहेंगे? अब है, यार गन लाइसेंस लेके भी क्या करोगे? हम तो रहे हैं ना, गन लेकर घूमे हैं ना साथ में। यार गन चलाने के बाद में आपको पता है, अगर नियम से आप गन चला दिए, तो आप जब डिफेंस में जाकर खड़े होंगे, बहुत ही तगड़ा नियम बता भी दें आपको इंडिया में, आप अपनी आत्मरक्षा में भले ही गन चलाए हों, लेकिन कोर्ट में आपके ऊपर केस लगेगा। आपको डिफेंड करना पड़ेगा कि आपने गन सही से चलाई थी। आप गन से जितना सुख नहीं भुगतेंगे, इतना आपको कोर्ट में जो है ना वो ग्रिल कर दिया जाएगा। तो भाई देख लीजिए, ये शौक आपका है, इस पर हम ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, बस इतना कहेंगे कि गन रखने से आपको चलाने का अधिकार नहीं मिल जाता है, बस इस ज्ञान को रखिए। हाँ भाई, केशव कृष्णा लिख रहे हैं ₹200 भेज के, सर इतना टाइम से हम लोगों को अच्छा परफेक्ट एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं भाई, बना रहे हैं अब हम ना। हम लोग मतलब हमारे देश के अंदर भारत सरकार ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। जतिन खत्री जी, यूट्यूब पर एआई वॉइस डब की मदद से इंग्लिश वॉइस में भी वीडियो अपलोड करें ताकि फॉरेन मीडिया भी आपके वीडियो रेफरेंस का कवरेज करे। जतिन जी, आपने एकदम दिल की बात कह दी है, और मैं ना मतलब मेरी टीम के कुछ सहयोगी साथी, मेरे मित्र, मेरे शुभचिंतक लगातार मुझे अंग्रेजी पढ़ाने में लगे हुए हैं। मास्टर जी तुम पहले अंग्रेजी पढ़ो और फिर अंग्रेजी बतियाओ। हम कह रहे हैं उनसे कि यार एआई से करा लो ये काम, बोले नहीं, नहीं इसमें मेहनत ज़ीरो ज़ीरो होगी, फिर हम इज़्ज़त नहीं दे पाएँगे आपको। मैं लगा हूँ भाई, और मैं अंग्रेजी बतियाऊँगा जल्दी, और एआई से भी मैं डब करवा के और उस वीडियो को जो है डालूँगा। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से सोचा, और बहुत सारा आशीर्वाद आपको। अ, एक भाई साहब परेशान है, सर मेरा सुपर चैट 2 बार किया बट नहीं दिख रहा है। अरे वायरल सिजलर, मैं वैसे ही देख रहा हूँ भाई, रुकिए ना। इफ गॉड डिजाइन्ड द कॉस्मोस विद इंटेंशन, व्हाई डज इट इंक्लूड सो मेनी प्लैनेट दैट अपीयर्स एम्प्टी, मीनिंगलेस और डिवॉइड ऑफ लाइफ? वाओ 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 वाओ! इतना गहरा सवाल कहाँ से लाते हो ऐसा? वो जो थ्री इडियट के अंदर नहीं है वो? बहुत सही भाई, मतलब सच में, मतलब सोचना पड़ रहा है हमें। बहुत सही सवाल पूछे हो यार। हाँ, if God designed the cosmos with intention, why does it include so many planets that appears empty, meaningless and devoid? यार ये ना देखो, आपने क्वेश्चन गहरा पूछा है, लेकिन क्वेश्चन की गहराई को लिखते समय आपने एक बहुत ही छोटी सी चीज को इग्नोर कर दिया है। जब पता है कि गॉड ने सब डिजाइन किया है, तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि गॉड ने क्यों किया है? जब आपने किसी व्यक्ति को मान लिया कि गॉड ने डिजाइन किया है, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है आपका, कॉस्मोस तो ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है तो वो उसकी मर्जी वो जाने। और यार हम सब लोग ना बहुत ही तुच्छ हैं, हम वो लोग हैं जब तक हवाई जहाज नहीं देखे थे तो ये बिलीव भी नहीं करते थे कि आदमी उड़ के दूसरी जगह चला जाएगा, है ना? तो ये मतलब आंसर का, मतलब क्वेश्चन का आंसर जो मुझे देना चाहिए था वो फिलोसॉफिकल था, बट मैं आपको आर्गुमेंटेटिव तरीके से आंसर दे रहा हूँ कि आप इसको इस तरह से सोचें कि जो चीज़ हमको नहीं पता है उसके बारे में हम नेग्लिजेंस में चले जाते हैं, इग्नोरेंस में चले जाते हैं, छी ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मेरा केवल मत इतना सा है कि आप इसमें गहराई से इतना सा विचारें कि अगर आप इसको ईश्वर का कह ही चुके हैं, तो ईश्वर के ऊपर प्रश्न करना, मुझे लगता है कि फिर अपने आप को एक अलग तरीके से देखने का नतीजा देता है। मैं धर्म के प्रति आपको कट्टरता नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन आपके प्रश्न में चूँकि ईश्वर की एक्सेप्टेंस है, इसलिए मैं इस बात को बोल पाया हूँ। लेकिन क्वेश्चन में गहराई है, इस पे कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। मतलब ईश्वर की चीज़ों पे हम चर्चा करने को तैयार हैं, किसी दिन आप कहेंगे तो हम उस पर बढ़िया चर्चा करेंगे, किसी दिन रविवार वार्ता पे अपनी टीम को बोलेंगे कि बढ़िया बातचीत करते हैं अपन लोग, ठीक है? हुँ। बिहार इलेक्शन में लोगों ने पढ़े-लिखे को हरा दिया, कैसे इस देश की राजनीति बदलेगी? नहीं, कौन कहता है कि पढ़ा-लिखा अच्छा राजनेता बनता है? पढ़े-लिखे तो बहुत अच्छे-अच्छे फरेबी बनते हैं, पढ़े-लिखे तो व्हाइट कॉलर आतंकवादी भी बने। क्या राजनीति करने के लिए मतलब डॉक्टर, इंजीनियर होना ज़रूरी है? ये बहुत गलत जवाब दिया हो भाई, हम नहीं मानते। आपके इमोशन फ़ील करने के लिए मुझे कोई आईआईटी से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो फीलिंग्स हैं और जनता की परेशानियों के लिए, हाँ, अगर मुझ में दिमाग है और जनता की चीज़ें समझ में आती हैं, तो मुझे अवेयर इतना रहना चाहिए कि हाँ भाई, इसके लिए मुझे ऐसा आदमी तलाश चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किए हैं,
जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर वो कुछ भी पढ़ाई नहीं किए होते, लेकिन उनकी समझ इतनी अच्छी है कि वो वैज्ञानिकों से भी बढ़िया बात कर रहे हैं, तो ट्रंप से भी दोस्ती कर लेते हैं, पुतिन को भी बढ़िया मज़े में लेते हैं। ये सीखने वाली बात है भाई, सॉरी मतलब। सादर प्रणाम गुरुजी, फ्रीबीज़ जो सरकार दे रही है, क्या एक दिन इंडिया भी वेनेजुएला की तरह बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, चिंता छोड़ दो, क्योंकि हमारे यहाँ अंबानी अडानी हैं। राहुल गांधी कब तक युवा रहेंगे और शादी कब करेंगे? यार आप जितना इज्जत से मुझे पूछ रहे हैं, जैसे मुझे पता हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आजकल राहुल गांधी से उठना-बैठना नहीं है। गोवर्धन की परिक्रमा का कब जाओगे? क्या टाइम रहता है? मैं भरतपुर से हूँ। गोवर्धन की परिक्रमा यार मैं एकादशी से पूर्णिमा के बीच में जाता हूँ। प्रोवाइडेड उस दिन कोई सैटरडे संडे पड़ जाए, और उस दिन जाता हूँ भाई। हाँ। हाँ जी, सर मेरा परिवार कर्ज़े में है, तो इसके चलते घर में टेंशन रहता है। मुझे भी पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ने पढ़ने जाता हूँ पर माइंड कर्ज़े का पास ध्यान चला जाता है। मेहनत करो यार, थोड़े दिन पढ़ाई से ब्रेक ले लो। बढ़िया से मेहनत करो, और सुनो, काम कोई छोटा नहीं होता है। पहले घरवालों को कर्ज़े से बाहर निकालो यार। देखो, मेहनत करके अगर आप घरवालों को, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, फिलहाल वो जापान में बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है अपनी, पीएचडी कर रहा है। उसका एग्ज़ाम्पल हम इतनी बार यूज़ कर लिए हैं कि वो हमसे कई बार पैसा माँग लेता है कि मास्टर सुनो, तुम हमारा उदाहरण इतनी जगह यूज़ कर लियो यार। वो ना मतलब अ, उसकी आर्थिक स्थिति एक बार बचपन में जब वो था तब ठीक नहीं थी। उसके फादर अर्ली एज में चले गए थे, ब्रदर को भी बहुत ही बेकार बीमारी हो गई थी, जिसके चलते वो भी घर में कोई सहायता नहीं दे पाए, और साथ में मेडिकल खर्चे बहुत बढ़ गए थे। मेरा वो मित्र सुबह 4 बजे उठ करके, और भी साढ़े 3 बजे उठ करके न्यूज़पेपर बाँटने जाता था। न्यूज़पेपर बाँटता था, उसके बाद में फिर जब वो न्यूज़पेपर बाँट के आता, उसके बाद में फिर वो बच्चों को होम ट्यूशन देने जाता था। होम ट्यूशन से 3 घंटे फ्री होने के बाद फिर वो खुद कॉलेज पढ़ने जाता था। शाम को वापस लौट करके फिर से पॉलीथीन जो बाँटनी होती है सब्जी मंडी में, वो बाँटने जाता था। शाम को फिर होम ट्यूशन देने जाता था। खुद 3 घंटे सोता था, और 3 घंटे सोना कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं है यार। मतलब देश के बहुत सफलतम लोग, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी जी और बड़े-बड़े सफल लोग जितने भी हैं, वो बहुत कम सोते हैं। तो मेहनत करने से मत हिचको भाई, खुद के लिए खुद अमीर बनो। आज वो भाई देश का नाम कर रहा है, उसने ऑल इंडिया टॉप किया था। मेरा मित्र, मुझे आईआईटी में मिला था वो, और मुझे मतलब कर सकते हो यार ये। गरीबी को ना और कर्ज को, माफ़ी चाह रहा हूँ मैं इतना रूथलेस होके ये लाइन बोल रहा हूँ, लेकिन लड़ो यार इससे। प्रणाम सर, मैं आपको 4 साल से फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह चैनल बनाना चाहता हूँ। सर प्लीज़ गाइड करिए। मैं मैथ का गेस्ट टीचर हूँ, बट क्या मैं आपके साथ जॉब कर सकता हूँ? यार कर सकते हो, लेकिन आप चूँकि इंटेंशन पहले ही बता चुके हो कि आपको चैनल बनाना है। चैनल बनाने के इंटेंशन से मास्टरी करोगे तो चल नहीं पाएगा गुरु। देखो क्या है ना, अगर आप आंसर डिसाइड करके फिर प्रश्न सॉल्व करने निकलोगे ना, तो प्रश्न घूम फिर के वहीं जाएगा। प्रश्न का आनंद लेना बंद कर दोगे। सफ़र अगर आनंद लेना है डेस्टिनेशन से ज़्यादा, वो एक गाना है ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो वो जो सफ़र खूबसूरत है ना, उसके आनंद ले लो यार। मैं खुद भी कई बार आप ही की तरह सोचता हूँ, मुझे एक दिन ये बनना है। वो तो पता नहीं बनेंगे, बनेंगे, नहीं बनेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत जो है ना वो अच्छी करो। अगर चैनल चलाना है ना, मेहनत करो यार। और मेहनत इस बात से प्रेरित होकर करो कि यार मैं अच्छा टीचर बनूँगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मिलती हैं अच्छी तो ठीक है, नहीं मिलती हैं तो ठीक है। आज मुझसे भी बड़े-बड़े बहुत सारे यूट्यूबर इस दुनिया में बैठे हुए हैं, तो यूट्यूब के लिए थोड़ी मैं मास्टर बना था। मेरे को बतियाना पसंद था, पढ़ना और पढ़ाना पसंद था। बढ़िया चल रहा है, मज़े से रहता हूँ, बस बढ़िया आप लोगों के साथ देखो ना, मतलब इतनी रात को बढ़िया बतिया रहे हैं अपन लोग। पीयूष झा लिख रहे हैं कि सर मैं बिहार से हूँ, दुखी हूँ आपसे, जब कैसे आप जैसे ज़िम्मेदार लोग जनता को जागरूक नहीं करते, बिहार में एक बार फिर जातिवाद जीत गया और मुद्दे हार गए। विद्वान भी यही मुँह मोड़ लेंगे, बिहार यूँ ही रहेगा। नहीं भाई दुखी मत रहो। पीयूष झा जी, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन से 5 काम ऐसे किए, जो आप मुझसे अपेक्षा रखते थे लेकिन आपने किए। फिर से कमेंट बाद में भी कर सकते हैं, सेशन पूरा होने के बाद भी करिएगा। ये बहुत ज़िम्मेदारी पूर्वक मैं आपसे ये लाइन बोल रहा हूँ। इसे बहुत गहराई से सुनकर जवाब दीजिएगा, है ना? सर पढ़ते हुए लंबे टाइम तक कैसे याद रखें? यूपीएससी के लिए कितना घंटा पढ़ना होता है? अनुज जी, मैं इसका आंसर ब्रीफ में देता हूँ, वैसे मैंने इस पे कई सेशंस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। पढ़ने के लिए लंबे टाइम तक कैसे याद रखें? इसका एक लाइनर आंसर ये है भैया, 3 बार तो कम से कम पढ़ाई करिए। फर्स्ट टाइम केवल पढ़िए इसलिए कि आपको मज़ा आ रहा है। लेकिन पहली बार में पेंसिल या पेज में या मार्कर हाथ में रखिए, ताकि आप जो समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन करते जाइए। सेकंड टाइम जब पढ़ने बैठे तो जो आपने अंडरलाइन किया है उसी को गहराई से देखिए। थर्ड टाइम में जो आपने 2 बार अंडरलाइन कर दिया उसके नोट्स बना लीजिए। फिर एग्ज़ाम तक उसे रट्टा मारते रहिए, सब याद हो जाता है। और सुनिए, याद ना रहना ईश्वर की शक्ति है, याद रखना बीमारी है।
अब आप कहेंगे कि मास्टर जी फिर से गलत गलत बतिया रहे हो। हम सही बता रहे हैं, इस बात को मान लेना। अगर सब कुछ याद रहने लग जाएगा, फट जाओगे, रात को नींद नहीं आएगी। हम रास्ते से जब निकलते हैं, इतनी गाड़ियों को देखते हैं, इतने लोगों को देखते हैं, इतनी जगह जाके आते हैं, सब इतनी सारी साउंड सुनते हैं। अगर हमें सब याद रहने लग गया ना, हम पागल हो जाएँगे, माथा फोड़ लेंगे, है ना? भूलना, याद ना रहना, गॉड गिफ्ट है ये, ठीक है? ज़रूरत की चीज़ें याद रहें तो उन पे फ़ोकस करो, ये वैसी वाली बात है। अगर आप अपने दोस्त के घर पहली बार गए हो तो रास्ता याद नहीं रहता, अच्छी बात है। दूसरी बार गए तो पता चलता है कि भाई साहब पनवाड़ी की दुकान है, ये हमारा फ़ोकस है, कंसंट्रेशन है। साइड में दूध की दुकान है, फ़ोकस है, इस तरह से, ठीक है? और आखिर में पहुँच ही जाते हैं यार, लोड मत लो, मतलब दिमाग से ज़्यादा इस तरह से स्ट्रेस मत दो भाई। चलो, यार बहुत बतिया लिए गुरु। आज हम बढ़िया बतियाए हैं, हाँ? कैसा लगा? बाकी मतलब आज का अपना ये संवाद ठीक था? अगर ठीक था, पैसा भी अच्छा दे दिया यार आप लोग आज तो। हमें ना कभी-कभी इस तरह से लाइव चैट करनी होगी कि आपका आया हुआ पैसा किसी चैरिटी में खर्च करेंगे अपन लोग। कुछ करते हैं ऐसा प्लान, क्योंकि हमें लाइव में आया हुआ पैसा चाहिए नहीं भाई, ठीक है? मतलब आप लोगों के आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है अपना। तो कभी-कभी अपन है ना लाइव आएँगे, लेकिन किसी उद्देश्य से आएँगे कि इतना पैसा इकट्ठा होने तक हम बतियाएँगे और फिर उस पैसे को किसी ज़रूरतमंद को या फिर किसी अच्छे उद्देश्य के लिए आप और हम बैठ कर के डिसाइड करेंगे, उसको दे देंगे, है ना? क्योंकि लाइव लाइव में आया हुआ जो ये पैसा है, जिसके लिए बार-बार हम आप बोल रहे हैं ना कि इस प्रश्न का जवाब दिया, इस प्रश्न का जवाब दिया, इसका उद्देश्य फंड रेज़िंग रखेंगे और कुछ करेंगे प्लान, आप बताइएगा, ठीक है? आप ही बताइएगा, जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। आज के लिए बढ़िया अगर लगा हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी लोग, लाइक कर दीजिए और सेशन के बाद में अपना फीडबैक जो है वो लास्ट में दे के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, 2-4 लोगों का मोबाइल पकड़ के खुद से सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो यार, है ना? अपना अपना काम है ये यार। हमें अच्छा लगता है यार, मोटिवेशन है ये हमारा, हम नंबर देख के खुश हो जाते हैं कि वाह! इतने लोगों का परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हुँ? चलिए, बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा प्यार, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार। चलें, अंत में सभी लोग लाइन वो वाली बोल दो जो हम अपना उद्देश्य याद रखने की बोलते हैं कि हम क्या करेंगे? बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्यार देंगे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएँगे कि महिलाएँ हमारे साथ सुरक्षित महसूस करेंगी। शुभ रात्रि।